हेलो एवरीवन, मैं मुनीराम तरड़ आरबी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जनरल साइंस के अंतर्गत आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, आहार एवं पोषण। हम आहार एवं पोषण के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम भोजन ग्रहण करते हैं, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना कुछ नया नहीं है, पढ़ना तो वही है जो हम खाते हैं। हम क्यों खाते हैं, क्या खाते हैं, इन दोनों के बारे में हमें इस पूरे अध्याय के अंदर, पूरे टॉपिक के अंदर पढ़ना है कि हम क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि कुछ व्यक्ति है वो जिम के अंदर जाते हैं, उसको बॉडी शॉडी बनानी होती है, तो जो जिम ट्रेनर होता है वो उसको कहता है कि आपको ये पोषक पदार्थ खाने चाहिए जिससे शरीर आपका ज़्यादा वृद्धि करेगा। कुछ मान लो कि मोटे हो जाते हैं तो वो जिम जाते हैं, तो उनको जो जिम ट्रेनर होता है वो कहता है कि ये जो मीठे पदार्थ हैं, तेल युक्त है, घी वगैरह है, ये नहीं खाने हैं, उनको मना कर देते हैं। तीसरे मान लो कि हम देखते हैं कि जो कुछ बीमार व्यक्ति हो जाता है, बीमार पड़ जाता है या किसी रोगों से ग्रसित हो जाता है, तो उसको लोग सजेशन देते हैं कि हल्का खाना खाओ, जूस वगैरह पियो। तो आखिर इन तीनों ही व्यक्तियों के बारे में अलग अलग भोजन क्यों, क्या कारण है, किस प्रकार से ये ऊर्जा हमें प्राप्त करते हैं, प्राप्त होती है ऊर्जा इनके द्वारा, तो इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जो हल्का भोजन करते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, यानी जो जूस वगैरह होता है, तो उनके द्वारा जो ऊर्जा है वो हमें जल्दी प्राप्त होती है। तो हम इसके अध्याय के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या है, वो क्या काम करते हैं, हमें कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भोजन एवं विभिन्न पोषक पदार्थ, तो इनके बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं। भोजन एवं विभिन्न जो हम भोजन जो ग्रहण करते हैं ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए, उनके अंदर कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। इनके बारे में हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। पहला जो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे काम करते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे वसा के बारे में। तीसरा हम पढ़ेंगे प्रोटीन। फिर हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे खनिज लवण। इस आहार एवं पोषण के अंतर्गत किस प्रकार से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या काम करती है, वो कितने भागों में होती है, तो उनके बारे में ये जो टॉपिक है उनके बारे में इस पूरे अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है और खनिज लवण है। अब हम बात करते हैं कि भोजन, भोजन का क्या कार्य होता है। भोजन का कार्य होता है ऊर्जा देना। ये किस प्रकार से हमें ऊर्जा प्रदान करता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा कार्य होता है उपापचय क्रियाओं का नियमन। उपापचय क्रियाओं का नियमन। तीसरा है इसका रोगों से सुरक्षा। चौथा ये कार्य करता है वृद्धि, ग्रोथ।
यानी कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो हमें ऊर्जा देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम काम करते हैं, फिर थक जाते हैं, हमारा मन नहीं होता है कि काम करने का। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो एनर्जी है वो लो हो जाती है। जब हम वापस भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें कार्य करने में मन भी लगता है। तो ये ऊर्जा किस प्रकार से हमें भोजन देते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। उपापचय क्रियाओं का नियमन और रोगों से सुरक्षा। भोजन है वो किस प्रकार से हमें रोगों से बचाता है, अनेक रोग। भोजन में अच्छा भोजन खाने से हम बहुत स्वस्थ व अच्छी तरीके से गति व वृद्धि करते हैं, और वृद्धि में भी ये भोजन है वो सहायक होता है। तो ये उपापचय क्रिया क्या है? हम उपापचय क्रियाओं के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। उपापचय क्रिया, मान लो कि ये हमारा शरीर है। आपको पता है कि जो हमारा संपूर्ण शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, सेल्स। हमारा संपूर्ण शरीर कोशिकाओं से, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार से हमारा बाल है ये भी कोशिकाओं से निर्मित हुआ है, हमारी जो स्किन है वो भी कोशिकाओं से मिलकर के ही बनी है। यानी हमारी जो पूरी संपूर्ण बॉडी है वो कोशिकाओं से ही मिलकर के बनी होती है। जो ये कोशिकाएं हैं, जो हमारा शरीर काम करता है उसी प्रकार से ये कोशिकाएं भी काम करती है। हम जन्म लेते हैं, फिर वृद्धि करते हैं, फिर मर जाते हैं। तो कोशिकाएं भी जन्म लेती है, वृद्धि करती है, फिर मर जाती है। तो इनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो इनको भोजन कैसे मिलेगा? मान लो कि हमने भोजन ग्रहण किया, पोषक पदार्थ, ये जो पोषक पदार्थ है वो कोशिकाओं तक कैसे पहुंचे? हमारे शरीर के अंदर रक्त पाया जाता है। रक्त के माध्यम से ये संपूर्ण जो शरीर की सभी कोशिकाएं हैं वहां तक ये भोजन पहुंचाने का कार्य होता है, रक्त के माध्यम से। ये संपूर्ण शरीर के में जो कोशिकाएं हैं उन तक भोजन पहुंच गया। अब हम जब श्वसन क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है तो ये रक्त के अंदर, रक्त में होती है आरबीसी, आरबीसी में होती है हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को पकड़ लेती है और रक्त तक पहुंचाती है। अब जो हमारी रक्त में पहुंचाती है और रक्त है वो कोशिका को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। इस प्रकार से जो हमारी कोशिका है शरीर की उसको भोजन पहुंच गया और ऑक्सीजन पहुंच गया। ये जो आपस में जब क्रिया करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। ये आपस में ऑक्सीकरण करके, यानी कि हमारी जो उपापचय क्रिया है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, उपचय व अपचयन। ये संपूर्ण उपापचय क्रिया होती है। यानी कि जो हमने पोषक पदार्थ ग्रहण की और जो ऑक्सीजन ग्रहण की, उनके द्वारा ऑक्सीकरण होने के पश्चात जो कोशिका के पास में भोजन हुआ है, ऑक्सीजन दोनों पहुंच जाती है। अब एक कोशिका के अंदर जो संरचना होती है इस प्रकार की, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? शक्ति ग्रह होता है, यानी कि हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। यानी ऑक्सीकरण के माध्यम से जो भोजन हमारी कोशिका तक पहुंचा है वो कोशिकाओं के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया संरचना होती है उस भोजन से ऊर्जा निकालती है, ऊर्जा मुक्त करती है। यानी जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है? ऊर्जा को मुक्त करता है। यही ऊर्जा क्या होती है? हमारे कार्य करने की शक्ति होती है। हम इसी के माध्यम से कार्य करते हैं। इस ऊर्जा के माध्यम से जो कार्य कौन करता है? जो हमने भोजन ग्रहण किया, जो ऑक्सीजन ग्रहण किया, वो संपूर्ण कोशिकाओं तक पहुंचता है। और कोशिका के अंदर एक संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊर्जा मुक्त करता है, जो हम कार्य करने में प्रयुक्त करते हैं। अब हम कई बार क्या होता है कि हम जब व्रत वगैरह करते हैं तो हमें एनर्जी लो होती है। उस वक्त जो कार्य करने के लिए जब हमें जितनी जरूरत होती है उतनी एनर्जी आगे कहाँ से आती है? कुछ जो एनर्जी होती है उसको क्या कर लेता है? संचित कर लेता है। अब जितना भोजन ग्रहण किया माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? कुछ ऊर्जा को तो मुक्त कर देगा, कुछ ऊर्जा को अपने अंदर संचित कर लेगा। इस प्रकार की जो ये दोनों क्रिया है, जो मुक्त करना और संचित करना, ये कौन सी क्रिया है? ये उपापचय क्रिया है। और उपापचय क्रिया कितने भागों से मिलकर बनी है? उपचय और अपचयन के माध्यम से। ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? उपापचय क्रिया। इसके माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। किसके माध्यम से? माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से। ये क्या होता है? कोशिका का शक्ति ग्रह होता है। और संपूर्ण शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है, उनको सबको पोषण की आवश्यकता होती है। तो हमें किस प्रकार से ऊर्जा? अब आपने कई बार देखा होगा कि
कुछ लोग हैं वो खाना खाते हैं लेकिन इतना अच्छा भी खाना खाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा पतले व दुबले रहते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि जितना भोजन उन्होंने खाया वो सारा क्या हुआ, ऊर्जा के अंदर मुक्त हो गया, यानी ऊर्जा बन के उस काम में ले लिया। तो उसके अंदर शरीर के अंदर कुछ भी भोजन संचित नहीं रहा, इसलिए वो शरीर, वो व्यक्ति है वो बहुत ही दुबला पतला रहता है। यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं कि जो उपापचय क्रिया है वो उसकी गति है वो बहुत ज्यादा अधिक है, यानी कि जितना भोजन हमने ग्रहण किया उनको ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब कुछ व्यक्ति होते हैं लेकिन भोजन बहुत कम करते हैं, 2 रोटी का खाया लेकिन फिर भी वो बोरी की तरफ फैलते जाते हैं। इनका क्या कारण है? क्योंकि जो उपापचय क्रिया है उनमें धीमी होती है और भोजन को संचित करती है, ऊर्जा को बहुत अपने अंदर संचित करती है। वो लोग हैं वो कार्य करने में भी आलसू प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो ये उपापचय क्रिया आपको पता चल गई होगी। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं जो हमने ऊर्जा देना है, उपापचय क्रियाओं का नियमन है, रोगों से सुरक्षा है और वृद्धि है, उसके आधार पर हम पोषक पदार्थ की परिभाषा देखते हैं। पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ हम किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। शारीरिक शारीरिक वृद्धि को रोगों से सुरक्षा करते हैं। तथा हमें दैनिक कार्यों में सक्रिय बनाए रखना। तो हमने जो भोजन ग्रहण किया था उसको माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा हमने किस प्रकार से ऊर्जा के अंदर मुक्त होती है, उसके अंदर जो पोषक पदार्थ होते हैं, तो हमने जो भोजन की बात करी थी, ऊर्जा देना है, उपापचय क्रियाओं का नियमन है, रोगों से सुरक्षा है और वृद्धि है, उनको हम पोषक पदार्थों की परिभाषा के रूप में हमने रखा है। वे पदार्थ जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करते हैं, रोगों से सुरक्षा करना तथा हमें दैनिक कार्यों करने में सक्रिय बनाए रखते हैं, ये हमारा भोजन का कार्य होता है। अब हम कार्यों के आधार पर भोजन के प्रकार देखते हैं। कार्य के आधार पर पोषक पदार्थ। एक नंबर बात करते हैं ऊर्जा देने वाले, ऊर्जा प्रदान यानी कि ऊर्जा किस किस पोषक पदार्थों के द्वारा हमें प्राप्त होती है, ऊर्जा किन किन पदार्थों हम भोजन के द्वारा जब ग्रहण करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। वो है कार्बोहाइड्रेट्स, वह प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट व वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा का सेवन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा है शारीरिक वृद्धि के लिए, शारीरिक यानी शरीर की वृद्धि के लिए हमें जिन पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है वह है प्रोटीन। प्रोटीन के माध्यम से शारीरिक वृद्धि होती है। तीसरा है उपापचय क्रियाओं का नियमन।
उपापचय क्रियाओं का नियमन। उपापचय क्रियाओं का नियमन किसके माध्यम से होता है? विटामिन के बारे में। विटामिन व खनिज लवण। खनिज लवण। और चौथा जो भाग है वो हमारा वसा गति। क्रियाओं। तीसरा वसा गति। वसा गति के लिए डीएनए वह, इसके अलावा आरएनए। तो कार्य के आधार पर पोषक पदार्थों को विभिन्न भागों में बांटा है। ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से हैं? जब कार्बोहाइड्रेट और वसा का जब हम सेवन करते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जो शारीरिक वृद्धि के लिए हमें प्रोटीन आवश्यक है। और उपापचय क्रियाओं का नियमन किसके द्वारा होता है? विटामिन व खनिज लवणों के माध्यम से होता है। और वसा गति, इसके अंदर हम अनुवांशिकी पढ़ेंगे तो हम डीएनए और आरएनए के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमने जो भोजन की शुरुआत में आहार एवं पोषण के बारे में हेडिंग लगाई थी, उसके बारे में हम आगे विस्तारित पढ़ रहे हैं किस प्रकार से हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण हमारे शरीर में किस प्रकार से लाभदायक है, कौन कौन सी क्रिया करने के लिए लाभदायक है। यानी अब जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन है, इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की। आखिर कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, हम जब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n ON। यह कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है, CnH2n ON इसका सामान्य सूत्र होता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किससे से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर होता है। इनका जो अनुपात है वो कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट में कितना कितना अनुपात होता है? 1:2:1। इस अनुपात के अंदर ये पाए जाते हैं क्योंकि ये ग्लूकोज होता है C6H12O6 ग्लूकोज। जब इसका हम काटेंगे तो 6 1:2:1 प्राप्त होता है। ये इसका अनुपात है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और उसका अनुपात हमें याद रखना है। ये कितने कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन व कितने अनुपात में मिलकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? डीएनए। डीएनए के अंदर जो शर्करा पाई जाती है वो है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। इस डीऑक्सीराइबोज शर्करा के अंदर जो अनुपात है वो 1:2:1 नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या होती है? एक कार्बोहाइड्रेट होती है। लेकिन होता कितना है? C5H10। यहाँ पर ऑक्सीजन है वो 4 अणु होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 होने चाहिए, तभी 1:2:1 बनेगा। लेकिन ऑक्सीजन के अणु कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इस प्रकार से हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की। इसका सामान्य सूत्र है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसके अनुपात क्या है और इसके अपवाद क्या है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। इसके अनुपात 1:2:1 नहीं होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स तो होते हैं लेकिन इसका अनुपात है वो सेम नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य क्या है। मुख्य कार्य, कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य होता है वो है ऊर्जा देना। ऊर्जा देना। ऊर्जा भी कैसे देता है? ये तुरंत, शीघ्रता से, शीघ्रता या तुरंत।
यानी कभी आपने देखा होगा कि आपकी आंखों के सामने ऐसे धुंधलापन या आपका मन अच्छा नहीं लगता है तो आप शुगर खाओ, चीनी होती है या फिर चीनी के अंदर नींबू डाल के शिकंजी बना करके पियो, आपको तुरंत एनर्जी प्राप्त होती है। या फिर वक्ती बीमार या चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, उसको ग्लूकोज देता है सर्वप्रथम। ग्लूकोज के माध्यम से उसको जो एनर्जी है वो तुरंत मिलती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट है वो मुख के अंदर पाचन होता है। इसका जो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है, पाचन किस में होता है, मुख गुहा के अंदर। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा के अंदर होने के कारण ये हमें बहुत ही जल्दी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इससे हमें जो कार्बोहाइड्रेट के सेवन करने से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ये उतनी ऊर्जा कहीं पर आपको 4.1 मिलेगा, कहीं पर 4.1 मिलेगा, कहीं पर 4.2 मिलेगा, लेकिन फैक्चुअल है कि 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट के सेवन से हमें मिलती है। तो अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें कहाँ पाया जाता है, इसके जो स्रोत है वो क्या होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। स्रोत कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज के द्वारा प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट फलों में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट शहद में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट है वो चीनी या शर्करा में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इनके माध्यम से हम कार्बोहाइड्रेट है वो प्राप्त कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों की, कि आखिरकार ये जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट भोजन के माध्यम से, वो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार मुख्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। तो जो तीसरा प्रकार का होता है वो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों की बात करते हैं तो मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है और पॉलीसैकेराइड है। ये जो सैकेराइड है इसका क्या मतलब होता है, सैकेराइड सैकेराइड इसका मतलब होता है शर्करा, शुगर। इसका मतलब होता है शर्करा, यानी कि मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सैकेराइड का मतलब होता है शर्करा। अब हम अगर मोनोसैकेराइड की बात करते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। ये कौन कौन सा, इनके जो उदाहरण कौन कौन से, हम एग्जांपलों की बात करते हैं। एक होता है ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज, एक होता है ग्लैक्टोज, और इन तीनों का सूत्र होता है वो है C6H12O6। तो ये मोनोसैकेराइड के उदाहरण होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। अगर हम ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड की बात करते हैं तो ये 2 से 9 शर्करा के अणु आपस में जुड़ते हैं। यानी ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड का निर्माण किससे होता है, जब 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड जब आपस में जुड़ते हैं तो ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। हम पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो इसमें 10 से अधिक हजारों की संख्या में
शर्करा के अणु आपस में जुड़ते हैं। यानी कि हमने कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मोनोसेकेराइड है और ओलिगोसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड है। सेकेराइड का मतलब शर्करा होता है। इनके उदाहरण ये ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड किसके कैसे बनते हैं और इनके उदाहरणों के बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। जो हमारा पहला पॉइंट है मोनोसेकेराइड। हम मोनोसेकेराइड के बारे में बात करते हैं। मोनोसेकेराइड ये जो मोनोसेकेराइड है वो सरलतम यानी कार्बोहाइड्रेट का पहला प्रकार है। ये सरलतम शर्करा है। यानी कि इसकी संरचना है वो सरल है, यानी हमें जो एनर्जी है वो आसानी से इसके द्वारा प्राप्त हो सकती है। ये जो मोनोसेकेराइड है वो रंगहीन, स्वाद में मीठे तथा जल में घुलनशील। मोनोसेकेराइड सरलतम शर्करा है। ये रंगहीन, स्वाद में मीठे व जल में घुलनशील है, यानी कि आसानी से जल के साथ में घुल जाती है। अब हमने शुरुआत के अंदर जो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के जब प्रकारों की बात की थी, मोनोसेकेराइड के कुछ उदाहरण देखे थे। उन उदाहरणों की बात करते हैं। पहला उदाहरण था हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र हमें पता है C6H12O6। ये जो ग्लूकोज है इसको हम कोशिकीय ईंधन कहते हैं। कोशिकीय ईंधन ये अंगूर के अंदर पाई जाती है, इसलिए हम इसको अंगूर शर्करा भी कहते हैं। अंगूरों में पाई जाती है, इसको अंगूर शर्करा कहते हैं। कोशिकीय ईंधन जो हमारी कोशिकाएं होती है वो ग्लूकोज के माध्यम से ही वो ऊर्जा प्रदान करती है। उस भोजन है वो ग्लूकोज के रूप में वो ग्रहण करती है, फिर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो जो ग्लूकोज है वो कोशिकीय ईंधन है, इसको अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। अब दूसरा हमने उदाहरण इसका देखा था फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज फलों में पाई जाती है, फिर इसको हम फल शर्करा भी कहते हैं। फल शर्करा इसको फ्रुक्टोज को कहते हैं। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। तथा यह शहद में भी पाई जाती है। यानी मोनोसेकेराइड हमने बात की मोनोसेकेराइड के बारे में, तो पहला उदाहरण हमने ग्लूकोज देखा। ग्लूकोज है वो कोशिकीय ईंधन कहते हैं, इसको अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। और जो फ्रुक्टोज है उसको फल शर्करा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, यह शहद में भी पाई जाती है। हम इस शरीर के अंदर भी फ्रुक्टोज पाई जाती है। जो मनुष्य का वीर्य होता है यानी सीमन होता है उसके अंदर फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है। जब सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे क्या कांड होते हैं ना, उसके अंदर फ्रुक्टोज शर्करा को चेक किया जाता है। तो हमने इसके दोनों मोनोसेकेराइड के दोनों उदाहरण देख लिए। और इसके आगे जो मोनोसेकेराइड के उदाहरण है ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।